आज हम क्या करेंगे, HTML को पढ़ते हैं। हमने नोटपैड इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो जो नए बच्चे हैं शायद इनको पता नहीं नोटपैड को कैसे इंस्टॉल करना है। हमने यहाँ पे गूगल पे जाना है, यहाँ पे बेशक लिखते हैं नोटपैड प्लस प्लस, डाउनलोड लिख दें वो पहले ही डाउनलोड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इनमें से आप इसको ले लें, पहले वाले को ले लें, लेटेस्ट वर्जन है जो। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दे। यहाँ पे फिर आपने डबल क्लिक करके इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, या तो यहाँ पे लॉन्चर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, इधर डेस्कटॉप पे, या फिर आप इसको विंडो में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस। अच्छा जी, जब आप इसको यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे एक आप स्टार्ट कर सकते हैं। फाइल न्यू कर दें, ये आपके सामने न्यू एक फाइल ही आई है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ना है HTML। HTML क्या होती है? HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम HTML किस लिए यूज करते हैं? हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक ढांचा बनाने के लिए हम यूज करते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें हम जस्ट HTML के जरिए कंटेंट को ऐड करते हैं। जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है? आपकी वेबसाइट का कंटेंट आपका टेक्स्ट होता है, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपका जो यूट्यूब की वीडियोस कह लें, आपकी इमेजेस, ये सारा आपका कंटेंट होता है जो आपकी एक वेबसाइट पे नजर आ रहा था। जिस भी वेबसाइट पे चले जाएं, आप जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, आप जिस वेबसाइट पे चले जाएं, आप सारी वेबसाइट्स जो विजिट करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो आपका कंटेंट होता है, ये भी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर वीडियो की वेबसाइट है तो उस पर ज्यादा वीडियोस हैं, देख लें यूट्यूब है, तो जो कंटेंट वाली वेबसाइट है उस पर ज्यादा कंटेंट टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह ऑडियो वीडियो अकॉर्डिंग टू वेबसाइट आप कह सकते हैं कि आपका कंटेंट वेरी करता है कि किस तरह का कंटेंट है। तो सबसे ज्यादा जो वेबसाइट्स पे आपका कंटेंट होता है वो टेक्स्ट ही होता है। ठीक है, तो हम टेक्स्ट कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, हम इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, हम वीडियोस कैसे ऐड करते हैं, हम ऑडियोज कैसे ऐड करते हैं अपने पेज के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, हमने ये HTML के अंदर देखना है। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज टू ऐड कंटेंट इन वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर कंटेंट को ऐड करने के लिए यूज होते हैं। तो जिस तरह हर लैंग्वेज के आपको पता है एलिमेंट्स होते हैं, आपकी ABC के, आपकी अलिफ बे पे, इनके एलिमेंट्स हैं, जो अलिफ बे पे या ABCDEFGH, ये एलिमेंट्स हैं किसी भी लैंग्वेज के। इस तरह HTML के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स को आप जब मिलाते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, तो डिफरेंट इनका रिजल्ट निकलता है। यहाँ पर भी वही वाली चीज है, वही वाली कि आप एलिमेंट्स को यहाँ पे लगाओगे तो डिफरेंट आप स्ट्रक्चर बनाओगे। जब आपने कोई टेक्स्ट लगाना तो उसके एलिमेंट्स हैं, जब आपने कोई इमेज लगानी तो उसका एलिमेंट है, जब आपने कोई वीडियो लगानी तो उसका एलिमेंट है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे आज एलिमेंट लिखा कैसे जाता है? एलिमेंट बोले, टैग बोले, सेम चीज। ये इन एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में हम एलिमेंट को लिखते हैं, उस टैग को लिखते हैं इन एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में, वो टैग आपका लिखा जाता है। टैग बोलूं, एलिमेंट बोलूं, सेम चीज। जो टैग स्टार्ट किया जाता है उस टैग को क्लोज भी किया जाता है। तो क्लोजिंग और स्टार्ट में एक ही फर्क है, यहां पर के उसमें स्लैश लगी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट और क्लोज आपको पता चल गया। जब भी टैग लिखा जाएगा, जो भी चीज एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में आएगी वो आपका टैग कहलाएगा। ठीक है, आपका एलिमेंट कहलाएगा। ये एलिमेंट्स को कैसे ऐड करना है बस HTML में हम यही देखते हैं। जो CSS होती है वो इन एलिमेंट्स ऐड किए गए एलिमेंट्स को स्टाइल लगाती है, जबकि जो आपकी HTML है ये ब्लैक एंड व्हाइट वेबसाइट बनाती है। ब्लैक वेबसाइट, व्हाइट वेबसाइट, मतलब कोई कलर्स नहीं इसमें, ये सादी वेबसाइट आपकी बनाती है। इसमें आप कोई इतना अलाइनमेंट नहीं कर सकते, इसमें आप लेआउट डिजाइन नहीं कर सकते, इसमें आप में रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि आपको कहा गया है कि आप जस्ट चीजें कलेक्ट कर लें, इकट्ठी कर लें, अरेंजमेंट बाद में कीजिएगा। आप देख लें, एक दफा कमरे में ऐड कर दें, ये जो सोफा है, ये जो कुर्सी है, ये जो बेड है, एक दफा कमरे में ऐड कर दें। एक दफा लगाना सीख लें, कमरे में लेके आना सीख लें कि बेड को कैसे उठा के लेके आना है, चेयर को कैसे लेके आना है, वो लगा दें। इनकी सेटिंग बाद में करेंगे, इनका अरेंजमेंट हम CSS में करेंगे, इनकी अलाइनमेंट हम CSS में करेंगे, इनका एक जो डिजाइन बनाना है वो हम CSS में बनाएंगे। वही वाली चीज, एक दफा चीजें ऐड कर लें। HTML हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि आप चीजें ऐड कर लो, और CSS कहता है कि जो आपने HTML के जरिए ऐड की हैं, मैं उनको स्टाइल दे दूं, मैं उनको डिजाइन लगा दूं, मैं उनको लेआउट दे दूं। वो लेआउट किस तरह का? जैसा आप डिफाइन करोगे,
जैसा आप बताओगे, जैसा आप सीएसएस में इंस्ट्रक्ट करोगे, वैसा वो डिजाइन इसको लगाता जाएगा। तो हम एचटीएमएल की बात करें तो हमने एचटीएमएल को ही पढ़ना है। एचटीएमएल जब भी हमने स्टार्ट करनी है तो हमने यहाँ पे एचटीएमएल का टैग लगाना है। एंगल ब्रैकेट के अंदर आपको पता है एचटीएमएल का टैग ही आता है, सॉरी एंगल ब्रैकेट के अंदर टैग ही होता है। तो हमने इस तरह स्टार्ट और क्लोज कर दिया। मैंने बताया ना आपको अभी कि टैग को जो स्टार्ट करना है क्लोज भी करना। बहुत कम ऐसे टैग्स हैं जिनको हम क्लोज नहीं करते। तो एचटीएमएल यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे एक टैब दी, ये टैब जस्ट हम कोड को अच्छा लिखने के लिए दे रहे हैं कि समझ आए देखने वाले को। अभी पता चल रहा है कि एचटीएमएल के अंदर हेड आ रहे हैं, एचटीएमएल का चाइल्ड हेड है, तो चाइल्ड को जरा स्पेस देके जरा आगे लिख दिया। यहाँ पे अब हम बॉडी लिख रहे हैं तो बॉडी को भी हम जरा आगे ही लिखते हैं, एचटीएमएल से एक स्टेप आगे। वो क्यों? वो एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, एक मार्कअप जिस तरह बनाया जाता है। ये देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सारे आपके कंट्रीज लिखे गए हैं, उन कंट्रीज की लिस्ट चल रही है। तो ये पेरेंट कंट्रीज, अगर इनके दरमियान मैं कहीं पे लिख दूं, अब देखिएगा यहां पर मैं लिख देता हूं, तो अब देखने वाले को दिख क्या रहा है कि ये सारे कंट्रीज की लिस्ट है। अच्छा जी, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, ये कंट्रीज की लिस्ट में भाई पंजाब आगे उसका चाइल्ड है तो इसको ऐसे कर दो। अब पता चल रहा है, अब पता चलेगा कि ये भाई इनकी स्टेट्स हैं आगे। ये जो टैब दे दी है ये बता रही है कि ये स्टेट है, इंडियन पंजाब भी है, पाकिस्तान का पंजाब भी है। तो ये जो टैब है ये जरा पढ़ने में जो रीडेबिलिटी है उसको बेहतर बना रही है। तो हमने ऊपर जो किया वो यही वाला काम किया। जो आपका एचटीएमएल का कोड है वो ब्राउजर रीड करता है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो आपके कोड को रीड करने के बाद आउटपुट शो करवाती है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जो आपका कोड रीड करती है, उस कोड को रीड करने के बाद आपको रिजल्ट शो करवाती है, आउटपुट शो करवाती है उस कोड के अगेंस्ट। ठीक है, तो ब्राउजर तो एप्लीकेशन है, वो तो इसको पढ़ लेगा, जिस तरह मर्जी लिख दो, इस तरह लिख दो, इस तरह लिख दो, वो उसको पढ़ लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम किधर? प्रॉब्लम होगा इंसानी आंख को। ठीक है, डेवलपर को अगर आप छोड़ जाते हो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम, या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रहे, आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आप नहीं आप कर सकते इस पे काम, आपने छोड़ दिया, तो नेक्स्ट वो अगर किसी को देता है तो वो कोड आपका ओपन करके इसको सही से देखे तो कहे हाँ भाई किसी बंदे ने कोड किया था, ये साफ सुथरा कोड है, समझ आ रही है चीजों की। ठीक है, ऐसा ना हो कि खच डाली हो यहाँ पे, कोड इस तरह का किया हो कि मुझे समझ ही ना आए। तो इसका ये एक लेआउट स्ट्रक्चर आपने कोड का भी ठीक लेके चलना है, वरना मैंने आपको कहा कि आपका ब्राउजर आउटपुट सही देगा जैसा मर्जी लिख दो, लेकिन दिखने में जरा अच्छा नजर आना चाहिए आपका कोड। तो हम ऐसे स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल, एचटीएमएल में हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। अब हेड का आना और क्लोज होना, बॉडी का आना और क्लोज होना बता रहा है कि ये एचटीएमएल के अंदर आ रहे हैं, एचटीएमएल के चाइल्ड हैं। अब दोनों आपस में देखो तो वो सिबलिंग्स हैं, एक ही लेवल पे आ रहे हैं, वो दोनों सिबलिंग्स हैं। यहां पे आ जाए, हेड में हम एक टैग लगाते हैं, टाइटल का टैग। अच्छा, ये हेड क्या है और बॉडी क्या है, ये चीजें देख लें। हेड में आप वो चीज लगाओगे जो आप व्यू पोर्ट में देखना चाहते हो, ये आपका व्यू पोर्ट। जो ये फाइबर बनी है भाई, ये भी आप लोगों ने, वेब डेवलपर्स नहीं बनाई है, ये कोई डिजिटल मार्केटिंग वाले ने नहीं बना दी। ये जो अपवर्क बनी है ये वेब डेवलपर्स ने बनाई है, ये कोई इन ग्राफिक डिजाइनर्स ने नहीं बना दी, लेकिन उनका कंप्लीमेंट है इसमें। ठीक है, मार्केटर्स ने इसकी एडवर्टीजमेंट की है, और जो डिजाइनर्स हैं उसने इसके बैनर्स वगैरह बनाए हैं, इसका लेआउट डिजाइन करके दिखाया कि ऐसी होगी हमारी वेबसाइट। तो बनाई तो किसने है? डेवलपर्स ने। तो सेम डिमांड है आपके डेवलपर्स की भी, डिजिटल मार्केटिंग की भी, ग्राफिक डिजाइनिंग की। मैंने ये बात की कि डिमांड बंदे की खुद है। जो उर्दू में अच्छा है, उर्दू को फील्ड नहीं हम समझते, जो उर्दू में अच्छा है वो भी अर्न कर रहे हैं भाई। वो कालम निगार हो सकता है, वो ड्रामा लिखने वाला हो सकता है, उर्दू का राइटर हो सकता है बहुत बड़ा, वो पोइट हो सकता है, तो मास्टर खुद। अब उर्दू को हम गलत नहीं कह सकते कि उर्दू फील्ड ही माठी है, उर्दू फील्ड में कुछ भी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, उसको बंदे गए जो
जिस फील्ड में मास्टर है बस उसी का स्कोप है, तो आप मास्टर बनने की कोशिश करो। आ जाए बॉडी में हम जो डिफाइन करते हैं वो सामने, ये जो जितना एरिया आपको ये नजर आ रहा है ये बॉडी में लिखा जाता है, इसका कोड आप बॉडी में करते हो। हेड में आप क्या करते हो, ये पूरे डॉक्यूमेंट के अबाउट जो आपका एचटीएमएल है, जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है उसके अबाउट जो आपके एसेट्स होते हैं, जो आपकी फाइल्स होती हैं वो आप हेड में डिफाइन करते हो। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर का डिजाइन होता है, जो इसके लिए जरूरी चीजें होती हैं वो आप हेड में डिफाइन करते हो, हेड में आप लगाते हो। हेड में हिडन चीजें होती हैं, हेड की चीजें नजर नहीं आ रही होती किसी भी डिस्प्ले में। ठीक है, स्वाय आपके ये आइकन के, ये शॉर्टकट आइकन, स्वाय आपके टाइटल के, ये दो चीजें, आपका टाइटल और आपका शॉर्टकट आइकन, ये आइकन फैब आइकन इसको बोलते हैं, ये वाला। इसके अलावा आपको नजर नहीं आएगी हेड में लिखी हुई कोई भी चीज, कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, वो हिडन फॉर्म में होती है, लेकिन आपके जो वेबसाइट के लिए वो जरूरी चीजें होती हैं, उसके बिना वेबसाइट आपकी अधूरी होती है। तो यहां पे आज हेड में हम जस्ट एक चीज लगाते हैं टाइटल, जो ऊपर टैब पे आपको नजर आ रहा होता है। दिस इज, लिख देते हैं दिस इज आवर टाइटल। ये मैं इसको सेव करता हूं, इस पेज को सेव कैसे करना है, इस पेज को पब्लिश कैसे करना है। हमने अभी कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट मैंने टाइटल डिफाइन किया और इसको मैं सेव करने जा रहा हूं। तो कंट्रोल एस आपने प्रेस करना है, जहां पर इसको सेव करना है वो जगह आपने चूज कर लेनी। मैं ही रोजगार बैच 2 में जाता हूं, यहां पे मैं क्लास 10 बनाता हूं, क्लास 10। ये देखिए इस क्लास में मैं इसको सेव करता हूं। अब जो इसका नाम रखना है वो आप पे है, आप इसका जैसा मर्जी नाम रख दो, जो मर्जी नाम रख दो, माई फाइल, योर फाइल, दिस फाइल, दैट फाइल, फला फला, जो भी आप नाम रखना चाहते हो आप इसका नाम रख सकते हो। मैं कह देता हूं रिपीट HTML, मैं ये कह देता हूं रिपीट HTML। मैंने इसलिए कहा, अच्छा ये किन को ऐड करना है, जब भी आपने पेज को सेव करना है तो उसका कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो मैंने क्या रखा, रिपीट, जस्ट रिपीट रखा, आगे कुछ भी नहीं डाल दिया। ठीक है, मैंने जस्ट उसका नाम रिपीट रखा। अब नाम मैंने आपको बताया आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसका कोई भी नाम डिफाइन करते हैं। जी मैंने ये वाला नाम रखा, लेकिन उस नाम के साथ आपने एक चीज जरूर यूज करनी है, .html, .html। नाम रखा, .html उस पेज की एक्सटेंशन होगी। ठीक है, मैंने इस पेज की एक्सटेंशन यहाँ पे लगा दी। .html नहीं भूलना आपने, नाम अपना नाम रख लें, अपने भाई का रख लें, टीवी रख लें, लैपटॉप रख लें, कुछ भी नाम रख लें इसका, लेकिन आपने .html को नहीं भूलना। इसके बिना आपकी HTML की फाइल नहीं बनेगी। ये एक्सटेंशन होती है, फाइल की टाइप है, जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे इसका ये HTML की फाइल है। रिपीट .html, नाम इसका आप कुछ भी रख लें, लेकिन .html आपने जरूर यहाँ पे लिखना है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। ये मेरा जब सेव हुआ तो ये मेरे ब्लू हो गया कोड। और यहाँ पे आता हूँ, जहां पे इसको सेव किया है वहां पे ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे गया, बेरोजगार बैच 2 में गया, क्लास 10 में गया, वहां पे जाके इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं शो हुआ, क्यों? यहाँ पे तो वो चीज शो होती है जो बॉडी में डिफाइन की जाती है, तो यहाँ पे बॉडी में डिफाइन ही कुछ नहीं, बॉडी में लिखा ही कुछ नहीं, तो वो कैसे शो होगा? यहाँ पर वो तो नहीं शो होगा। लेकिन जो हेड में लिखा वो टाइटल, वो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, दिस इज आवर टाइटल। ठीक है, फैब आइकन भी डिफाइन करेंगे वो बाद में, बस अभी हेड में आपने टाइटल लगाया। अब आ जाए बॉडी में।
जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो एक वेबसाइट का ये देखें व्यू पोर्ट देखते हैं, ये व्यू पोर्ट होता है, नजर आने वाला एरिया आपका व्यू पोर्ट कहलाता है। हर वेबसाइट को ओपन कर लें, ये व्यू पोर्ट होता है, ये आपका व्यू पोर्ट होता है। तो यहां पर व्यू पोर्ट में जो भी हमने लेके आना है वो हम हेड बॉडी में डिफाइन करते हैं। आपको ऐड कर दिया मैंने मरियम, आपको ऐड कर दिया। अच्छा आ जाए, कुछ लिखते हैं। ये देखें, ये क्या है, टेक्स्ट है यहाँ पर, इमेजेस भी हैं यहाँ पर, वीडियोस भी होंगी कहीं यहाँ पर। ठीक है, आपका टेक्स्ट है, आपका इमेजेस है, आपकी वीडियोस है, आइकन भी होंगे। ठीक है, ग्राफिक्स ये वाली, ये आपका ग्राफिक्स होगा, इमेज नहीं होगा, ये इमेजेस हैं आपकी, वीडियोस भी होंगी इसमें। तो पूरा पेज आपका जो कंटेंट कंटेन करता है वो आपका टेक्स्ट कंटेंट होता है, वो आपका इमेजेस होती हैं, वो आपकी वीडियोस होती हैं, वो आपकी ऑडियोज होती हैं, वो आपके इन्फोग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, तो आ जाए, अब हमने टेक्स्ट कंटेंट को ऐड करना, देखना है कि टेक्स्ट कंटेंट हम एक एचटीएमएल पेज में कैसे ऐड करते हैं। जस्ट आप यहां पे डिफाइन कर दें पी को, ये पी एक टैग है, क्या काम है इसका, पैराग्राफ। अब ये एचटीएमएल जिसने बनाई है, जिसने इसको मतलब क्रिएट किया, इन्वेंट किया, उसने कहा कि पी लिखने से पैराग्राफ आता है। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने जस्ट पी का टैग लगाना है। आपके पास पी का टैग है, जो टैग स्टार्ट किया वो टैग आपने क्लोज कर देना है। अब आपके पास कंटेंट नहीं है लिखने के लिए, आप क्या लिखोगे, यहां पर कुछ भी लिख दो, वो आपका पैराग्राफ बनेगा। छोटा सा, इतना बड़ा पैराग्राफ हम लिख नहीं सकते, तो आपने जस्ट चला जाना है यहाँ पे lipsum.com पे। lipsum.com पे आपको हेडिंग्स मिलेंगी, पैराग्राफ मिलेगा, जिस लैंग्वेज में चाहोगे उस लैंग्वेज में मिलेगा, जिस तरह का कंटेंट चाहोगे हो आपको। ये बेसिकली डमी कंटेंट होता है। जब आपको क्लाइंट कोई भी वेबसाइट बनाने को देता है तो उसका कंटेंट रेडी नहीं होता, वो कंटेंट उसने कंटेंट क्रिएटर को दिया होता है लिखने के लिए कि भाई मेरा कंटेंट क्रिएट करो। तो आपको वो कहता है यार आप ऐसा करो, वेबसाइट स्टार्ट कर दो डमी कंटेंट के साथ। तो जब आप डमी कंटेंट के साथ स्टार्ट करते हो, फिर आपको डमी कंटेंट lipsum.com से मिल जाएगा। ये जो टेक्स्ट डाटा उसका नहीं अभी लेना देना टेक्स्ट से, आपने अपनी जगह फिल करनी है इस कंटेंट को पुट करके। ठीक है, अब यहां पे आ जाए, पी, पी स्टार्ट किया, पी में कंटेंट लिखा, पी को क्लोज कर दिया। अच्छा, ये आपकी जो नजरों से साइड पे जा रहा है, ये स्क्रॉल बार लेके आ गया, तो आप एक काम कीजिए, अब इसकी क्लोजिंग को नीचे कर दें, इसकी क्लोजिंग को नीचे कर। अब क्या हो गया, अब एक अच्छा हो गया, पी स्टार्ट किया, पी में टेक्स्ट लिखा गया, पी क्लोज हो गया। आपका जो लेना देना है वो पी स्टार्ट पी क्लोज का है। जो उसके दरमियान वाली चीज है वो तो कुछ भी हो सकती है, वो तो टेक्स्ट कुछ भी लिखा होता है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो क्लाइंट की डिमांड है, जो क्लाइंट इसमें लिखवाना चाह रहा है। आपने पी को देखा, पी को क्लोज कर दिया, बस। इसके दरमियान में जो कुछ लिखा होगा वो वेरी करेगा वेबसाइट टू वेबसाइट। वो कैसे वेरी करेगा, देखें, यहां पे आ जाए, ये शायद इन्होंने पी में लिखा हो, ये वाला ये पी में लिखा हो, ये देखिए आप इसमें कुछ और लिखा है, तो ये पी होगा, पैराग्राफ होगा। पी नहीं होगा, कोई हेडिंग होगी, देख लें यहाँ पे ये क्या है, तो इन्होंने किस में लिखा है इसको, H3 में लिखा है इन्होंने, देख रहे H3 इन्होंने इसको हेडिंग में लिखा है, हमने इसको पी में लिखा। जस्ट पी बताता है कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है एक वेब पेज के अंदर। आज ये एक और टैग है, प्री का टैग। ये पी और प्री में क्या फर्क है, पी भी और प्री भी सेम पी की तरह का है, लेकिन प्री डिफाइंड टेक्स्ट। प्री डिफाइंड का मतलब है कि नोटपैड में जैसा लिखा होगा वैसा ही आपको डिस्प्ले शो करवाएगा, जबकि जो पी है वो नोटपैड में जैसा मर्जी लिख लो। ये लो जी, लॉरम के बाद इप्सम को मैं आगे ले गया, जब मैं इसको आगे ले गया, मैं यहां पे आके पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो देखिएगा, और लॉरम के बाद इप्सम बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ है, वो आगे नहीं गया। ठीक है, वो लॉरम के साथ ही इप्सम जुड़ा हुआ है, जबकि मैंने इप्सम को आगे भेज दिया था। तो पी क्या करता है, इग्नोर करता है एक्स्ट्रा स्पेसिस को, जबकि प्री डिफाइंड जो टैग है, जिसको हम प्री का टैग बोलते हैं, ये जैसा नोटपैड में लिखोगे वैसा ही ये लिखा जाएगा आपकी डिस्प्ले में। देखिएगा, ये भी लिखा हुआ, पहले तो लेफ्ट से जगह छोड़ के आया, फिर लिप्सम
के बाद जगह छोड़ी, सबके बाद जगह छोड़ी इसने। अच्छा, पता चला ये प्रीट क्या करते हैं। जैसा आप यहां पे डिफाइन कर दोगे, जैसा आप यहां पे लिख दोगे, वैसा आपको शो करवाएगा ये उसके अंदर। मैं इसको बिल्कुल लेफ्ट पे लगा देता हूं, ये लेफ्ट पे लग गया, ये आपका इस तरह लेफ्ट पे लग जाएगा। तो जैसा जैसा मैं इसको यहां पर लिखूंगा वैसा वैसा, ये भी पैराग्राफ के लिए यूज होता है। तो खैर इसको इतना इस्तेमाल नहीं हम करते, क्योंकि हमारे पास सीएसएस में और बड़े ऑप्शन है ऐसा लिखने के लिए, इधर करने के लिए, उधर करने के लिए और बड़े ऑप्शन है। तो हम ये इसका ये निकम्मा सा ऑप्शन नहीं लेंगे, हम जस्ट पढ़ा रहा हूं आपको। आपने देखा जब एक वेबसाइट में आते हैं तो इस वेबसाइट में कंटेंट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो पैराग्राफ की हमने बात की, हमने पैराग्राफ लिखा। ये देखें जी, इन्होंने भी ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये देखें पी में लगाया इन्होंने, देख रहे हैं आई एम अलियान वर्डप्रेस, ये जो टेक्स्ट है ये पी में लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हेडिंग है उसको H3 में लिखा हुआ है। जरा ऊपर जाएंगे, नीचे आते हैं, लैंग्वेजेस पे आ जाएं, H3 में लिखा हुआ है। स्किल्स पे आ जाएं, H3 में लिखा हुआ है। क्यों? वो एक लेवल की हेडिंग्स हैं H3 में। जरा ऊपर आ जाएं, आलियान को इसने किस में लिखा हुआ है, ऊपर चलते जाएं, किधर इसने डिफाइन किया। अच्छा जी, इसको एंकर में लगाया, इधर आ जाएं, H2 में लगाया, देख रहे हैं। तो ये हेडिंग्स, एक वेब पेज में सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, सॉरी पैराग्राफ नहीं होता, उसमें हेडिंग्स होती हैं, और हेडिंग्स आपके पेज का हुस्न होता है। आपको पता है, आप ऐसे लिखते थे, ठीक है, लिखते थे ना, जब आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में उर्दू में ऐसे लिखते थे, तो बड़ी हेडिंग्स दे के मार्कर अपने पास रखते थे, ऊपर मार्कर से हेडिंग दी, नीचे पेन से पैराग्राफ लिखा या बॉल पेन से पैराग्राफ लिखा, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो हम कैसे हेडिंग्स लिखते थे, कुछ हेडिंग्स बड़ी होती थी, कुछ हेडिंग्स छोटी होती थी। हम लिखते थे सबसे ऊपर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम का हम मजमून लिखते हैं, उसको बड़ा सा करके लिखते थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ऊपर लिखा। फिर नीचे थोड़ा सा एक और मार्कर से लिखते, लेकिन बड़े से छोटा लिखते, तारीख पैदाइश, ठीक है, आपका पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, आप कराची में पैदा हुए, फिर आपने पेंसिल से लिखा। तो आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो। सेम वेबसाइट में भी ऐसा ही है, कुछ हेडिंग्स होती हैं, ये बड़ी थी इसको उसने H2 दे दिया, ये जरा छोटी थी इसको उसने H3 दे दिया, ठीक है। इस तरह आप हेडिंग्स लिखते हैं, आपके पेज में हेडिंग्स होती हैं, तो आपने P से पैराग्राफ लगा दिया। अब हेडिंग कैसे लगती है किसी भी वेब पेज में, H1, ये आपकी सबसे बड़ी हेडिंग है, आप इसको कह सकते हो फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग H1। ये देखें जी, आपने लगा दिया H1 फर्स्ट हेडिंग। जो आपकी H1 है ये सबसे बड़ी हेडिंग है आपके वेब पेज के अंदर। इसके बाद आपने लगा दिया H2, ये आपकी बड़ी से छोटी हेडिंग। अभी देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है लिखने के लिए, लेकिन जब मैं क्लाइंट की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे कंटेंट बताएगा कि भाई इधर ये लिखना, इधर ये लिखना, इधर ये लिखना। वो आपको एक फाइल भी बना के दे सकता है, ऐसे ऐसे लिखना है। वो आपको किसी वेबसाइट का रेफरेंस भी दे सकता है कि इधर से देख के सेम बनानी है, या कह सकता है कि वेबसाइट का जस्ट कलर लेना है, टेक्स्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वो आपको सारी चीजें बताएगा। तो ये अंदर का जो कंटेंट है ये मैटर नहीं करता, ये तो डिफरेंट होगा, किसी वेबसाइट में H2 में कुछ लिखोगे, किसी वेबसाइट में H2 में कुछ लिखोगे। अच्छा जी, H1 H2 H3 लिख दो यहां पे, जरा उससे छोटी हेडिंग। ये देखें जी, फर्स्ट हेडिंग जरा बड़ी, सेकंड हेडिंग उससे छोटी, थर्ड हेडिंग उससे छोटी। तो ये छोटी अकॉर्डिंग टू साइज है, लेकिन इसका बहुत बेनिफिट है आपकी एसईओ के अंदर, ऑन पेज एसईओ के अंदर। वो आगे जाके हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। क्रॉलर्स इनको उठाते हैं,
इनको इंडेक्स करते हैं, गूगल के क्रॉलर्स जो होते हैं। अच्छा जी, H3 के बाद H4। देखिए CSS में आपके पास फुल कंट्रोल है, आप H3 को H1 से बड़ा बना सकते हैं। H1 का फॉन्ट साइज कर दें 40 पिक्सल और H2 का फॉन्ट साइज कर दें आप 50 पिक्सल। 2 बड़ा हो जाएगा 40 से, H1 से। बट आपने करना नहीं, आपने यूजर को भी समझाना है, आपको ब्राउजर को भी समझाना है। H1 में लगा होगा, ब्राउजर उसको सबसे बड़ा ही लेगा, ब्राउजर नहीं उसको साइज देखेगा आपका। तो आपने जो सबसे बड़ी हेडिंग है उसको H1 में लगाना है। तो ये चीज माइंड में रखनी है कि आपके पेज में एक ही H1 होना चाहिए। ये कौन बताता है आपको? ये W3C। इसका भी आपको पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन ही कर सकता है। W3C ये क्या है? बेसिकली ये है WWC, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करती है, बनाती है कि एक वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना है, एक वेबसाइट को कैसे हमने गूगल के सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना है। वो सारे आपको स्टैंडर्ड्स बताती है। उन्होंने ही फिर CSS को इन्वेंट किया है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट को। तो W3C को बस याद रखें, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ठीक है, क्या काम है इसका? रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है, बताती है आपको कि आपने एक अच्छी वेबसाइट कैसे बनानी है। अच्छा, यहां पे W3C कहती है कि आपके पेज में एक ही H1 होना चाहिए। कोशिश करें एक ही H1 बनाएं, बिल्कुल एक ही H1 होना चाहिए। H2 मल्टीपल हो सकते हैं, H3 मल्टीपल हो सकते हैं, H4 मल्टीपल हो सकते हैं। दिस इज फोर्थ हेडिंग। ये हेडिंग्स बता रहा हूं, 6 टाइप की हेडिंग है हमारे पास। सर अगर हम आप एक से ज्यादा H1 यूज करना चाहें तो कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कर सकते हैं, बट अच्छी अप्रोच नहीं है उसको यूज करने की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अच्छा नहीं होता, तो आपने मानना है कि वो अच्छा नहीं होता। ओके। दिस इज फिफ्थ हेडिंग। 5 हेडिंग्स आ गई आपके पास, तो इनमें से चुन के आपने लगानी है जिसकी आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, इसी तरह H6 है, तो H5 और H6 जरा कम यूज होती हैं, इससे ऊपर ऊपर काफी यूज हो जाती हैं, क्योंकि ये फिर आपके पैराग्राफ से भी जरा छोटी हो जाती हैं। बट हमने करना है, बहुत जगह पे हम करते हैं इनको। सॉरी, दिस इज 6th हेडिंग। लेकिन जी मैंने इसको सेव कर दिया। बस ये आपका कंटेंट ऐसे लगता है, इस टेक्स्ट से कोई ज्यादा टेक्स्ट नहीं लगता, मतलब इन टैग्स को कोई, इन टैग्स के यूज किए बगैर आपको मतलब ऐड नहीं कर सकते आप कंटेंट को, तो ये आपको यूज करना पड़ता है। जस्ट आपके ये 7-8 टैग हैं, प्री भी यूज नहीं होता आपका, बट आपको पता होना चाहिए ये टैग्स हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए एक वेबसाइट में। और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है और यूज यही होने वाले हैं। फिर कुछ टैग्स आते हैं इनलाइन टैग्स, ये थे ब्लॉक टैग्स। अब जब टैग्स की बात करते हैं तो टैग्स भी हमारे पास 2 तरह के हैं, ब्लॉक टैग्स, ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं। एलिमेंट टैग सेम चीज, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एलिमेंट की बात करूं, टैग की बात करूं तो सेम चीज। ठीक है, ये क्या होते हैं ब्लॉक टैग्स? आपने देखा इसके आगे कितनी जगह खाली पड़ी है, इसके आगे कितनी जगह खाली पड़ी, लेकिन उन्होंने लाइन ब्रेक करवाई। ये क्यों ब्रेक करवाई? क्योंकि ये ब्लॉक टैग्स हैं। ब्लॉक, बर्फ का जिस तरह ब्लॉक होता है पूरा एक लंबा सा, ये पूरी लाइन कंज्यूम करता है। राइट क्लिक करें इस पे, इंस्पेक्ट में चले जाएं, आप ये देखें फर्स्ट हेडिंग तक रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो तो पूरी स्क्रीन के लास्ट में जाके लगा, उसने पूरी लाइन कंज्यूम कर ली। अब वो किसी को अपने आगे नहीं आने देगा, क्योंकि ये ब्लॉक टैग है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये कहते हैं मैं पूरी लाइन कंज्यूम करता हूं। ब्लॉक एलिमेंट्स न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, जब भी होते हैं। उसे नीचे H2 लगाया। जी जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही।
मैं अभी दोबारा से करता हूं, मैं बंद करता हूं स्क्रीन को, मैं फिर से शेयर करता हूं आपसे। ये अगर अभी भी ना हो तो लेफ्ट करके लीव करके आप फिर आइएगा। सर हो गई है। अच्छा अच्छा, ये 6 हेडिंग्स हैं, आपने इनको यूज कर लेना है। ये देखिए जिस तरह इन्होंने की होंगी, इन्होंने की होंगी, आपने देख लेना कि आप पेज में सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है। ये चीज याद रखनी है, एक पेज में एक बड़ी हेडिंग जरूर होती है, जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ठीक है, एक पेज में आपकी एक बड़ी हेडिंग जरूर होगी। अब आ जाए, कुछ इनलाइन एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट है? जो लाइन ब्रेक नहीं करते, जो न्यू लाइन स्टार्ट नहीं करते। आ जाए, स्पैन एलिमेंट। आपका अपने माइक बंद कर लें, आपकी ये जो कीबोर्ड्स पे लिखने की आवाज आ रही है हमें, तो अपना माइक बंद कर दें आप, जो भी हैं आप। स्पैन, स्पैन एक इनलाइन टैग है। कहां पे यूज होता है? जहां पे आपको कुछ लगाना है स्टाइल, जहां पे आपको टैग की जरूरत है, ठीक है, बट आप लाइन ब्रेक नहीं करवाना चाहते। फॉर एग्जांपल, आपने इस हेडिंग को कलर चेंज करना था या कुछ करना था, आप पी लगाते, जस्ट हेडिंग का चेंज करना है, आप पी लगाते, पी को क्लोज करते, आप इसने पैराग्राफ में आपने लगा लिया इसको। लेकिन जो ही आपने पी लगाया तो देखिएगा क्या होता है, दिस इज सेकंड हेडिंग। वो पी एक ब्लॉक एलिमेंट था, ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, तो वो लाइन ब्रेक कर गया पी। लेकिन इसी की जगह आपको टैग चाहिए, लगाना है टैग आपने, तो भाई स्पैन लगा लें। स्पैन क्या करता है? एक इनलाइन टैग है, कुछ भी नहीं करता, आपको एक जगह प्रोवाइड दे देता है, कर देता है कि मेरे यहां पे कुछ भी आप लिख सकते हो, एक टैग आपको प्रोवाइड हो गया, बट आपकी लाइन नहीं ब्रेक हुई। देखें, दिस इज सेकंड हेडिंग। आप इसमें स्टाइल लगा सकते हो, ठीक है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओ, इसको भाई कलर चेंज कर दो आप, कलर आप रेड कर सकते हो, स्टाइल हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। ये देखिएगा, जस्ट इसका हमने कलर चेंज कर दिया बाकियों से। तो हमें बहुत सी जगह पे ऐसा करना पड़ता है, लेकिन जब हम उसको P को लगाएंगे या H2 को लगाएंगे या H3 को लगाएंगे, टैग के अंदर टैग जब हम लगाएंगे कोई ऐसा ब्लॉक टैग, तो वो लाइन ब्रेक कर देगा, हमारा स्ट्रक्चर खराब कर देगा। स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, ये आपका लाइन ब्रेक नहीं करवाता। आ जाए जी, एक और इनलाइन एलिमेंट पढ़ लेते हैं, आई। आई मीन्स अटैलिक, या आपके टेक्स्ट को अटैलिक कर देगा, ठीक है, टेढ़ा कर दिया, उसको अटैलिक कर दिया। एक और एलिमेंट है, इससे नीचे लगाता हूं मैं, बोल्ड, बी, बोल्ड, ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, लेकिन एक ही लाइन में आया, देखा आपने, पता चला आपको इनलाइन एलिमेंट। ये इनलाइन एलिमेंट, ये इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट से लाइन ब्रेक करते थे, लाइन ब्रेक करते थे, लेकिन जब मैंने यहां पे लगाया स्पैन, वो इनलाइन था, उसने सेकंड के बाद हेडिंग को नीचे नहीं भेजा, क्योंकि वो इनलाइन था। अगर ब्लॉक होता तो वो नीचे भेजता। ये दिस इज बोल्ड नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इनलाइन है। ब्लॉक होता तो ये नीचे आता। अच्छा अच्छा, एक और एलिमेंट है हमारे पास, मार्क। मार्क कर दो क्लोज, ये क्या करेगा? मार्क कर देगा, दिस इज मार्क टेक्स्ट। लेकिन लाइन नहीं ब्रेक कर रहे, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है। ये इतने होते हैं, इतनी ही जगह लेते हैं इनलाइन। क्यों? जब यहां तक से यहां तक पे रुक गया ये, तो इसने क्या लाइन ब्रेक करनी, ये तो है इतना सा, इसने आगे कहा कि आ जाओ। इनलाइन जितने होते हैं उतनी ही जगह छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, क्लास हो रही है। चले, इसकी टाइम की बाद में हम बात करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है, टाइम पे हम इंशाल्लाह। ठीक, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखें, ये जितना एरिया आपका नीला है,
ये इतना ही है, ये पूरी लाइन नहीं कंज्यूम करता जिस तरह ब्लॉक एलिमेंट ने लाइन कंज्यूम की है। ठीक है, ये कहता है मैं इतना सा हूं, मेरे आगे कोई भी आ जाए, क्योंकि इनलाइन सर है। सर जी जी। सर ये बार बार ना वो जो गेस्ट वाली शीट सामने आती है, वो छोटा हो जाता है, वो जो आप कौन सी वर्क गेस्ट वाली? करवा रहे जिस स्क्रीन पे, वो साइड में चला जाता है। मुझे नहीं समझ आई आपकी। अम्बरीन वो डाउन चला जाता है, आप उस पर क्लिक कर लिया करें तो वो हो जाता है, नहीं, बड़ा हो जाता है। तो आपका ओके हाइड भी हो जाता है, उसको हाइड कर लिया करें आप। ओके, थैंक यू। आप इम्बर्स पे क्लिक करें, आइकन बना होगा, वो आपका हाइड भी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक चीज आपने नोट की, प्री आपका आगे चला गया। आपने कभी भी आपकी वेबसाइट में स्क्रॉल बार नहीं होना चाहिए नीचे, राइट में हो जाए, नीचे स्क्रॉल बार नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। तो प्री इस लिहाज से भी अच्छा नहीं है। ये देखें, प्री बहुत आगे ले गया उसको, ब्रेक ही नहीं आया प्री में, जबकि पी आपका बिल्कुल आपके कंटेंट को देख के नीचे आता है। ठीक है, तो प्री को आपने कम ही यूज करना है, ये यूज करना ही नहीं कहीं पे, लेकिन बट आपको पता होना चाहिए अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह आ जाए कि प्री क्या होता है। ठीक है, इनलाइन टैग्स देख लिया आपने, ये ब्रेक नहीं देते। अगर ब्रेक देनी है तो इनके दरम्यान में बी आर का टैग लगाना पड़ेगा। अब ये जो बी आर का टैग है, ये क्या है? बी आर का मतलब ब्रेक देना। अच्छा, ये ना समझे कि ये इधर नीचे नीचे लिखने से है, नहीं, यहां पर जैसा मर्जी लिख दो, ब्लॉक को एक लाइन में लिख दो इधर, ये उधर फिर भी नीचे ही जाएगा। क्यों? ये देखें, दिस इज थर्ड हेडिंग, फोर्थ फिफ्थ नीचे ही आ रहे हैं, लेकिन मैंने, अच्छा यहाँ पे आ जाए, अटैलिक में आ जाए, मैंने बी आर दे दिया। यहाँ पे जब मैंने ब्रेक दिया तो अब आपके इनलाइन एलिमेंट्स में ब्रेक आ जाएगा। आपने देखा हुआ है, अटैलिक बोल्ड नीचे आ गया अटैलिक से, क्यों? बोल्ड से पहले बी आर दिया, तो बोल्ड ने तो नीचे ही जाना है। अब बोल्ड के बाद बी आर दे दूंगा तो आपका दिस मार्क टेक्स्ट नीचे चला जाएगा। अगर आपने इनलाइन एलिमेंट्स में ब्रेक देनी है तो बी आर से आती है, वरना इनलाइन एलिमेंट्स में ब्रेक नहीं आती, तो बी आर की आपकी क्लोजिंग नहीं है। ये था आपने टेक्स्ट कैसे ऐड करना है एक एचटीएमएल पेज के अंदर। एक छोटा सा और देख लें, दो टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप एक H1 या H2 की हेडिंग लगा रहे हैं, H2 को आप क्लोज कर दो, आप इसमें लिख रहे हो 2x की पावर 9, पावर में लिखना चाहते हो तो पावर में कैसे लिखा जाएगा? SUP का टैग, सुपरस्क्रिप्ट SUP। टैग विद इन टैग यूज हो सकते हैं, H2 स्टार्ट H2 क्लोज, उसके अंदर सुपर का टैग। सुपर में मैंने 9 लिख दिया, क्या लिखना था? 2x की पावर में 9, तो SUP इसको ऊपर कर देगा, लेकिन ब्रेक नहीं देगा, क्योंकि सुपर भी इनलाइन एलिमेंट है, SUP भी इनलाइन एलिमेंट है। 2x की पावर में चला गया 9, यहीं पे आ जाए जी। इसी 9 को हमने बेस में लेके आना है, तो SUP की बजाय SUB कर देंगे हम, सबस्क्रिप्ट नीचे, सुपर ऊपर, सब नीचे, तो यही आपका बेस में चला जाएगा। देख रहे हैं? मैं जरा नीचे बी आर दे देता हूं कि H2 के बाद 2-3 बी आर आ जाएं, ताकि मेरा कंटेंट यहां से मैं स्क्रॉल करके ऊपर लेके कुछ जा सकूं, आपको दिखा। देख रहे हैं? ये देखिए, ये बी आर मेरे, ये नीचे, यहाँ पे बी आर ब्रेक ब्रेक दे दी, मेरा वो ऊपर आ गया। देखिए, ये ऊपर ये नीचे, सुपर स्क्रिप्ट इसको ऊपर लेके आया, सब स्क्रिप्ट इस 9 को नीचे लेके आया। जब आप मैथ के क्वेश्चन वेबसाइट्स में देखते हैं तो फिर ये सुपर सब के बिना नहीं होता। ठीक है, मार्जिन वगैरह से हो जाता है, लेकिन सुपर सब बेहतर होता है इसके लिए। तो जब हमने ऐसा लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम यूज करेंगे। देन नेक्स्ट आ जाए, हमने देखना है कि एक वेब पेज के अंदर इमेज को कैसे ऐड किया जाता है। अब टेक्स्ट हमने देख लिया, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आपने टेक्स्ट की ऐड करने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? आपने अपने बारे में कुछ लिखना है, अबाउट मी। अगर हमने पहली कोई दूसरी क्लास में हमने अबाउट मी बनाया था, आई थिंक, ये देखें, वेलकम टू माय वेबसाइट, अबाउट मी, क्वालिफिकेशन। देखें, पहली हेडिंग थी मेरी अबाउट मी, अपने बारे में कुछ मैंने लिखा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी, क्वालिफिकेशन में छोटी हेडिंग आ गई, फिर सब हेडिंग्स, मैट्रिक, इंटर, बैचलर। ठीक है, तो
तो इस तरह आप हेडिंग सब हेडिंग्स में आपने अपने बारे में कुछ लिख देना है। ये आपकी असाइनमेंट है न्यू बच्चों की, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी, जो पुराने भी बना लेंगे। तो जो 8-10 बच्चे न्यू हैं उनके लिए मैंने रिपीट किया HTML, ठीक है। आपने इसको लिखना है, मुझे असाइनमेंट आपने भेजनी है, तस्वीर भेजनी है कोड की भी और इसकी भी, मैं पूछ लूंगा जो नए बच्चे हैं। ये HTML था हमारा, सॉरी टेक्स्ट हमने ऐड किया। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेजेस हैं ये कैसे ऐड होती हैं एक वेब पेज के अंदर। जो सारी इमेजेस हैं, ये इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है, कोई भी एक वेब पेज में इमेज है या वीडियो है, उसको हम कैसे ऐड करते हैं एक वेब पेज के अंदर, ठीक है। आ जाए, ये जो सारा मैंने टेक्स्ट लिखा है इसकी फाइल में सेपरेट बनाता हूं। एक ही उसमें फाइल में हम टेक्स्ट इमेजेस लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जस्ट आप लोगों के लिए मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं, सेम में बना लूंगा, कोई इशू नहीं, मैं सेम में लगा के दिखाता हूं। इसी फाइल में मैं कहां पे इमेज लगाना चाहता हूं मेरी मर्जी है। मैं सबसे ऊपर इमेज लगाना चाहता हूं तो मैं सबसे ऊपर आ गया, मैं अपने पी को नीचे कर दिया, एंटर करके नीचे नीचे ले गया, सबसे ऊपर आ गया। अब इमेज लगानी है तो इमेज कैसे लगेगी? इमेज से IMG का टैग लगता है, सॉरी इमेज IMG के टैग से लगती है। ये IMG का टैग है, ये बताती है कि मैं इमेज लगाने जा रहा हूं। एक चीज यहां पे पढ़ाने वाली है वो है एट्रीब्यूट। भाई एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आपकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, किसी भी एलिमेंट की खसूसियात, किसी भी एलिमेंट की स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। आपने जब असाइनमेंट बनानी है तो अबाउट मी ही बनाना है सारा। आप कुछ भी, मुझे ये कंटेंट यूज किया हुआ नजर आना चाहिए, H1 H2 H3 H4, बस ये यूज किया हुआ नजर आना चाहिए। मेरी बला से उसमें जो मर्जी लिख दो, लॉरम इप्सम लिख दो, लाहौर कराची लिख दो, टेक्स्ट कुछ भी लिख दो, मुझे जस्ट कोड में H1 H2 का फर्क नजर आना चाहिए। ये हेडिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये करना है। अब हम देख रहे हैं कि इमेज कैसे लगानी है। इमेज लगाने से पहले आपको मैं पढ़ा दूं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आपके एलिमेंट की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, आपके एलिमेंट की खसूसियात, किसी भी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। एट्रीब्यूट बेसिकली किसी भी एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, बताता है। कैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, बताता है? लाइक 3 लोग खड़े हैं एक जगह पे, तीनों में से आप कह लें कि किसी एक का नाम अली है, किसका असद है, किसी का इमरान है। तो जो नाम है वो उनका एट्रीब्यूट है, वो उनको स्पेसिफाई करता है, ठीक है। मैं कहता हूं अली, तो अली ही बोलेगा, इमरान नहीं बोलेगा, हालांकि तीनों ही इंसान हैं, ठीक है, तीनों ही मेल खड़े हैं। मैं कहता हूं अली, तो अली बोलेगा, क्यों? स्पेसिफाई कर दिया, बुलाया मैंने किसी को, मैंने कहा यार बुलाना उसको, किसको? कोई पता ही नहीं, तो स्पेसिफाई कर दिया, वो अली को बुलाना, वो अली को बुलाना। नेम एक एट्रीब्यूट था जिसने उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, भाई उस अली को बुलाओ, उसको पता चल गया। अच्छा जी, वहां पे 2 अली खड़े हैं, 3 अली खड़े हैं, अगर तो अली बात सुनना, ये बात होगी, वो तीनों अली सुनेंगे। मैं कहता हूं अली जो रेड शर्ट में है, तो जो रेड शर्ट था वो एट्रीब्यूट है, उसकी शर्ट का कलर एट्रीब्यूट हो गया, उसने उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। लाइक हम जो कोड कर रहे होते हैं, हमने कोड जो ब्राउजर को समझाना होता है, हमारा कोड ब्राउजर रीड करता है, हमने जो कोड करना है वो ब्राउजर को समझाना है हमने। इसी तरह हम किसी इंसान को कहते हैं यार उसको बुलाना, तो जो जिसको हम कह रहे हैं वो ब्राउजर समझ लेंगे, वो ब्राउजर है हमारा। हम उसको कहते हैं यार उसको बुलाना, तो ब्राउजर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो बंदा कहेगा किसको बुलाना, ठीक है। उसको बताओ जो रेड शर्ट में लड़का है, मैंने उसके बारे में एक्स्ट्रा बता दिया। एट्रीब्यूट आपके होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइक एक लैपटॉप है, अब कहते हैं मैंने लैपटॉप लेना है, भाई कौन सा लेना है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, HP का लेना है, रेड कलर होना चाहिए उसका, 4 GB रैम होनी चाहिए उसकी, ठीक है, 250 उसकी, 500 उसकी हार्ड होनी चाहिए,
प्रोसेसर उसका 3 पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो ये क्या है, एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं आप, क्वालिटीज आप कह सकते हैं इसको, आप क्वालिटीज बता रहे हैं, आप एट्रीब्यूट बना रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, किसको, और जिस बंदे को बता रहे हो उसको आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो एलिमेंट के बारे में। यहां पर भी हमने यही काम करना है, हर एलिमेंट का एट्रीब्यूट देना है। जहां पे हमने ब्राउजर को समझाना है, हमने ब्राउजर को बताना है भाई इमेज लगाओ, क्या करो, इमेज लगाओ। वो पूछेगा कौन सी इमेज, भाई किधर से आ रही है इमेज, कहां पे है इमेज, तो यहां पे एक एट्रीब्यूट लगाना। एट्रीब्यूट लगता कैसे है, आपके स्टार्ट के टैग में जाना पड़ता है। मैं आपको यहां पे लगा के दिखाता हूं, इस H1 पे एट्रीब्यूट कैसे, हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, आपने याद कर लेने हैं, कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ज्यादा नहीं है। एट्रीब्यूट है अलाइन का एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट लगता कैसे आपने देख लिया। स्टार्ट के टैग में एट्रीब्यूट का नाम आता है, इक्वल टू लिखा जाता है, डबल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख दी जाती है, ठीक है। एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू डबल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू। लाइक रैम एक एट्रीब्यूट है, भाई कितनी 4, 8, 10, 12, 14 GB, ये उसकी वैल्यू है। कलर एक एट्रीब्यूट है, रेड, ग्रीन, ब्लू उसकी वैल्यू है, ठीक है। अलाइन एक एट्रीब्यूट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर उसकी वैल्यू है। तो यहां पे हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ब्राउजर को बता रहे हैं भाई H1 लगाना है, लगा दिया। अलाइनमेंट, अलाइन किधर करना है, इसको बताओ, अलाइन कर दो सेंटर में, अलाइन कर दो सेंटर में। ब्राउजर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ब्राउजर को पता चल जाएगा अच्छा H1 को सेंटर करना है। वो शॉपकीपर को पता चल गया अच्छा लैपटॉप लेना है, HP का लेना है। उस बंदे को पता चल गया अच्छा बुलाना है वो रेड शर्ट वाले को बुलाना है। तो हम एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, ये देखें, अलाइन सेंटर, भाई इसको सेंटर कर दो, एट्रीब्यूट ऐसे लगता है। अब इमेज में एट्रीब्यूट लगाना है, स्टार्ट के टैग में आए। एट्रीब्यूट वेरी करते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, लाइक कैसे, कैसे वेरी करते हैं, लैपटॉप का कलर होता है, भाई मोटरसाइकिल का भी कलर होता है, ये तो सेम एट्रीब्यूट हो गए। लैपटॉप की रैम होती है, मोटरसाइकिल की रैम होती है, डिफरेंट एट्रीब्यूट। कोई नहीं कहेगा कि मैंने 125 लैपटॉप लेना है या 70 लैपटॉप लेना है, वो उसके सिलेंडर नहीं होते लैपटॉप के। या कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है 4 GB रैम हो, 250 GB हार्ड हो, तो ऐसे तो मोटरसाइकिल होता नहीं। तो ये एट्रीब्यूट वेरी करते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है। अब अलाइन एट्रीब्यूट H1 को लग गया, इमेज को नहीं लगता। इमेज का एट्रीब्यूट कौन सा देना पड़ता है, इमेज लगानी है, भाई कौन सी इमेज लगानी है, सोर्स SRC, कहां से आ रही है इमेज, कौन सी इमेज लगानी है, SRC में बताओ। SRC में आपने क्या डिफाइन करना होता है, सोर्स, बेसिकली सोर्स है, लिखना इसको SRC है, क्योंकि जिन्होंने HTML बनाई उन्होंने ऐसा लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा इमेज SRC। कहां से आ रही है इमेज, सोर्स डिफाइन करो। जहां पे आप ये वेबसाइट बना रहे हो उसके करीब करीब इमेज रख दो अपनी, इमेज जहां से भी है उठा के इधर ले आओ। मैं नेट से लेता हूँ एक इमेज, या मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी होगी कोई इमेज, मैं जाता हूं, मैं डेस्कटॉप से ये नमाज वाली इमेज ले लेता हूं। ये देखें, मैंने इसका नाम कॉपी कर लिया, सॉरी ये इमेज कॉपी कर ली यहां से। ये इमेज कॉपी की, जहां पे मैंने, देखिएगा अमरीन आपको मसला आता है इमेज लगाने में, तो मैंने इमेज को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के पास ले आया, इतनी दूर नहीं रखी। क्यों, जब हम अपलोड करते हैं तो क्या हम उधर से उठाते हैं इमेज को, इधर से उठाते हैं प्रोजेक्ट को ऐसे अपलोड करते हैं, नहीं, हम एक ही जगह पे इमेजेस रखते हैं, एक ही जगह पे अपनी HTML रखते हैं। हाँ फोल्डर हो सकते हैं हमारे आगे, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपने इमेज उठा के यहां पर रख दी, राइट क्लिक करें, इमेज को रिनेम कर लें अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या रिनेम ना भी करें तो कोई इशू नहीं, मैंने नमाज प्रेयर इसका नाम जस्ट रखा। अब इमेज लगानी है, यहां पे आ जाए, मैंने कहा इमेज, भाई इमेज का नाम है नमाज प्रेयर, साथ में इमेज की एक्सटेंशन भी देनी है कि किस टाइप की इमेज है। यहां पे आओगे आपको पता चला इमेज है PNG, देखो टाइप,
PNG। अगर यहाँ पे आपकी टाइप नहीं लिखी आ रही तो इमेज पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में चले जाएं, आपको फाइल टाइप PNG नजर आएगी, .png। यहां पे जब आप इमेज ऐड कर रहे हैं तो आपने .png को साथ में लगा देना है। .png इमेज सोर्स, कौन सी इमेज, इमेज का नाम ये है भाई, ये लेंज। इमेज नहीं आई, क्यों नहीं आई, नाम उसका गलत होगा। तो मैं गलती नहीं करता, मैं नाम रिनेम करके, वो नमाज का Z नहीं लगा हुआ देख रहे हो, तो मैं इसको या तो यहाँ पे Z लगा देता हूँ, तो Z लगाने के बाद मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, नाम रिनेम करके कॉपी किया नाम और सेम नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि गलती की गुंजाइश ही ना बचे। यहाँ पे आज रिफ्रेश करें, फिर भी इमेज नहीं आई, देख लेते। सर यहाँ पे फर्स्ट क्लास के साथ आपने रख दी, जबकि हमारी आज का है repeat.html, हमारी ये फाइल है आज की। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वही वही वही, हाँ मैंने फर्स्ट क्लास में उठा के इमेज रख दी है। इमेज तो मुझे चाहिए जहां पे मेरी HTML है, ये देखें, इमेज तो मुझे इधर चाहिए, तभी नहीं मिलती। अभी इमेज आपकी आ गई, देख रहे हैं, वो मैंने उठा के गलत जगह पे रख दी, प्रोजेक्ट मेरा और था, मैंने रख कहीं और पे दी, अब वो इमेज मेरी यहाँ पे आ गई। ये देखें जी, आपकी इमेज लग गई, nmazprayer.png। ठीक है, अब यहाँ पे एट्रीब्यूट और भी हैं, इमेज की विड्थ डिफाइन कर दो, विड्थ भी एक एट्रीब्यूट है। देखो सारे एट्रीब्यूट उसी तरह नहीं लग रहे, SRC इक्वल टू डबल कोट में वैल्यू, विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स में वैल्यू, अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स में वैल्यू। तो आपको याद क्या करना है, एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू। सोर्स क्या करता है जी, सोर्स बताता है इमेज कहां से लेके आनी है, किधर पड़ी है इमेज, इमेज का नाम बताना है सोर्स में। विड्थ, विड्थ में डिफाइन करना है कि इसको कितना विड्थ देना है आपने इमेज को। अलाइन, अलाइन बताता है कि इसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, बस ये बताता है आपको अलाइन। तो ये आपने याद रख लेने इनके काम। विड्थ, आपने विड्थ इसकी कर दी 300 px, 300 पिक्सल, px एक डॉट होता है आपकी स्क्रीन पे, वो 300 डॉट जितना इसको लंबा कर देगा। तो ये यूनिट्स हम आगे पढ़ेंगे CSS में। ये देखिए, अब यहां पे आज ये इमेज आपकी छोटी होगी यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, अच्छा इसको फाइबर को बंद कर। सर इसका मतलब जो एक्चुअल इमेज थी वो बहुत ज्यादा पिक्सल की थी। मैंने उसको कर दिया ना छोटा, मैंने उसकी विड्थ अपने कंटेंट के लिहाज से डिफाइन कर दी। अब देखें, अगर आप यहाँ पे आ जाएं, इस इमेज को ओपन करें, राइट क्लिक करें, ओपन इमेज इन न्यू टाइप, देख रहे हैं कितनी बड़ी इमेज है, नजर आई आपको जी, इधर देखें छोटी सी है। तो आपने उसकी विड्थ वहां पे डिफाइन कर दी जितनी आप रखना चाहते हैं अपनी मर्जी की। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने विड्थ उसको बता दी। अब आ जाए इमेज के पाथ पे, आपकी HTML ये पड़ी है, साथ में इमेज पड़ी है, तो आपने इमेज का नाम लिखा जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने अपने भाई को बुलाना है, तो अब सेम रूम में बैठे हैं तो भाई को नाम लेके बुला लेंगे, उसका नाम से पुकारेंगे। अभी हमने जस्ट इमेज का नाम लिखा। अगर आपका भाई आपसे अगले रूम में बैठा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आए, हम इमेज को भी अगले रूम में रख लेते हैं। मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूं, फोल्डर का नाम रखता हूं इमेजेस। इस इमेज को उठा के मैं इमेजेस में पेस्ट कर देता हूं। अब इमेज आपकी साथ नहीं पड़ी, आपकी HTML की फाइल के आगे पड़ी है, ठीक है, फोल्डर में। तो आप अगर आप रिफ्रेश करते हो तो आपको इमेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि आपकी इमेज वहां पर पड़ी नहीं, वो उसको नाम से बुला रहा है। नाम से तो तब बुलाता जब उसके साथ पड़ी होती, सेम रूम में पड़ी होती, इधर पड़ी होती, वो तो आगे इमेजेस के फोल्डर में पड़ी है। तो नेक्स्ट रूम का नाम डिफाइन करते हैं, ये देखें IMAGES इमेजेस, जस्ट आपने इमेजेस लिखा, रिफ्रेश किया, अब आपकी इमेज मिल गई, ठीक है, अब आपकी इमेज आ गई। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे हम इमेज लगाते हैं, हम एक और इमेज लगा लेते हैं। हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, हम लेते हैं ये वाली इमेज, ये वाली इमेज, कोई और इमेज लेते हैं। आप डेस्कटॉप पे जाएं, आपने एक वेबसाइट है फ्री पिक, ठीक है, इमेजेस के लिए आप यहां से फ्री इमेजेस ले सकते हैं।
जिन पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं होता, आप वो इमेजेस ले सकते हैं। लैपटॉप, चलें इधर एक इमेज लेते हैं हम। देख रहे हैं, मैंने लिखा अ गर्ल विद लैपटॉप। आप यहां पे लिखते हैं, आपके सर्च के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखाएगा। देख रहे हैं, ब्लैक गर्ल आ जाएगी। तो आपने जब भी वेबसाइट बनानी होती है, क्लाइंट की एनवायरनमेंट को देख के बनाना होता है, उसके कंट्री को देख के बनाना होता है, ठीक है। तो वह इमेजेस भी बड़ी आपने सोच समझ के चूज करनी होती हैं, अगर क्लाइंट आप पे इमेजेस छोड़ता है। वरना इमेजेस क्लाइंट्स प्रोवाइड भी करते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप कोई भी लगा दें इमेजेस, तो आप फ्री इमेजेस ढूंढ के लगा सकते हैं जिन पे कॉपीराइट ना है। आप किसी दूसरे की इमेजेस को ना लगाइएगा, किसी वेबसाइट से उठा के। आपके पास फ्री इमेजेस के यहाँ हैं, मैं और भी आपको बताता जाऊंगा साथ साथ, तो आपने वहां से इमेजेस लेके लगा दिया करनी है, ठीक है। तो फिर जब आप इमेजेस लगाते हैं तो काफी इमेजेस, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, ब्लैक स्टोन एक वेबसाइट है, ये देखें, इस पे मैंने इमेजेस लगाई थी हाथों वाली ना। तो पहले मैंने इसमें लगाया, मैं आपको दिखाऊं, शायद इधर थी, ये मैं आपको दिखाऊं आगे इस पेज में। हाँ ये हाथ, ये देखिए, इसमें मैंने वो सारे ही गोरे गोरे हाथ लगा दिए थे। उसने कहा नहीं, वो रेक्सिज्म या क्या है उधर उनका ये इशू है, कोई ऐसी इमेज बताएं। उसने कहा कि भाई ऐसी इमेज लगाओ, ये नहीं सारे सारे आपने गोरे लगा दिए, चिट्टे हाथ लगा दिए, ये नहीं लगानी। तो ऐसा भी होता है, छोटी छोटी बातें आपको समझा रहा हूँ साथ। ये देखें, ये फिर इस तरह का हाथ आ गया बीच में, कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया कि भाई हम उस चीज को नहीं लेते तो अफेक्ट ना पड़े, कोई काला हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको कुछ फील ना हो, ठीक है। इस तरह भी वो चीजें नोट करते हैं, इस तरह की आपको चेंज करने का कह सकते हैं। तो जब भी आपने ईमेल लिखनी है तो आप उस कंट्री की एनवायरनमेंट को भी माइंड में रख लेना है, लेकिन ज्यादा नहीं होता ऐसा, बट कभी कभार हो जाए तो। अब यहां से कोई भी इमेज ले सकते हैं। अब मैं इमेजेस लेता हूं, इसकी इमेज ले लेता हूं, इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूं। ये इमेज मेरी, मुझे साइन अप करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे तो अपना अकाउंट भी नहीं याद। चले हम कोई और इमेज ले लेते हैं, वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो हम इधर ही लगा रहे हैं ना, हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप। ये इसका नाम है डाउनलोड। इसी इमेज को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लेते हैं, इमेजेस के फोल्डर में रखते हैं। इसका नाम डाउनलोड है, डाउनलोड की बजाय इसको रिनेम करके मैं इसके मुताबिक इसका नाम रख देता हूँ लैपटॉप। आ जाए उसी तरह कोड में आते हैं, एक और इमेज लगानी है मैंने, इमेज का ही टैग लगेगा IMG SRC। कहां से आ रही है इमेजेस, इमेजेस के फोल्डर में। अगर आपकी इमेज इमेजेस के फोल्डर में नहीं पड़ी, बाहर पड़ी है, तो फिर आपने इमेजेस का फोल्डर नहीं लिखना। अब इमेजेस का आपने फोल्डर लगा दिया, यहां पे आपने उसका नाम लिख दिया लैपटॉप। अब JPG है या PNG है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। इमेजेस में गए, इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में चले गए, JFIF, ये है इसकी एक्सटेंशन, .JFIF, ये इमेज भी आ जाएगी आपकी। देख रहे हैं। अब मुझे बताएगा, कौन बताएगा, इमेज ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है, मुझे बताए। मरियम जुल्फकार है यहाँ पे, मरियम जुल्फकार। सर हूँ। मरियम बताएं, इमेज इनलाइन है या ब्लॉक है। आपको समझ आई, ब्लॉक एलिमेंट है वो लाइन ब्रेक करते हैं, इनलाइन एलिमेंट लाइन नहीं ब्रेक करते। सर ये इनलाइन एलिमेंट है। क्यों? सर ये लाइन ब्लॉक नहीं करता। अब ये दोनों इमेजेस लगाई हैं तो ये एक ही लाइन में आई हैं। बिल्कुल, ये एक लाइन में आ गई है क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। अगर लाइन ब्रेक करवानी है तो BR देने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कहें जी BR देना पड़ेगा, तो आपकी इस तरह हो जाए, ठीक है। ज्यादा BR दो तो वो ज्यादा दूर चली जाएंगी। सर आप इसी पिन इमेज को डेस्कटॉप पे रहने देते सर, फिर वहां से इसका सोर्स लेते। क्यों?
क्यों ऐसा करते, मैं क्यों उधर रहने देता इसको? सर ताकि कंफ्यूजन मजीद क्लियर हो जाती। क्या ये तो पास पास वाली क्लियर हुई है ना कि एक साथ पढ़ तो लो हमने तो। लगानी ही पास पास है, मैं आपको कहता ही नहीं, रिकमेंड ही नहीं करता कि आप डेस्कटॉप पे रखो, मैं कह रहा हूं पास पास रखना है। ओके ओके सर। आपने डेस्कटॉप पे छोड़ना ही नहीं इमेज को, तो क्या आप जब इस वेबसाइट बनाते हो इसको अपने लैपटॉप पे नहीं रखना होता, इस वेबसाइट को अपलोड करना होता है लाइव सर्वर पे, तो वहां पे कोई डेस्कटॉप नहीं होता आपका कि उसको बता दो जी हाँ डेस्कटॉप पे सी में जाना है, डी में जाना है, ई में जाना है, वो आपका पूरा पाथ आता है, एब्सोल्यूट पाथ। ऐसे ही लगाते थी ना आप, जी 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 सर। सी लगाया, डी लगाया, आगे वो लगा दी स्लैश, और ये उतना नहीं मुश्किल करना। वो आपका डेस्कटॉप कोई नहीं होता, सीडी वहां पर नहीं होती, आप इसको अपने प्रोजेक्ट में एम्बेड करो, सारी चीजें आपने एक फोल्डर में रखनी है। अभी सारी चीजें हम क्लास 10 के फोल्डर में रख रहे हैं, तो आपने इसी तरह रखनी है, इसमें सब फोल्डर बना लो, इसमें उसकी क्लासिफिकेशन कर लो, इसमें आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। अब हमने ये इमेज भी लगा दिया। अब हम देखेंगे कि एक वेब पेज में वीडियो कैसे लगती है, ठीक है। एक वेब पेज में वीडियो लगाते हैं हम, आ जाए कोई एक वीडियो देख लेते हैं। मैं डाउनलोड में जाता हूं, मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक वीडियो ले लेता हूँ, उस वीडियो को उठा के अपने प्रोजेक्ट में लेके जाऊंगा। यही नहीं कि मैं यहीं से लगा दूंगा, तो उसको मैंने वहां से कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में उसको एम्बेड करना है। यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट किधर गया भाई, व्यू कर लें, चलिए टाइप असेंडिंग, वीडियोस की टाइप यहाँ पे आती है, तो मुझे वीडियो नजर आ जाएगी यहाँ पे। ये एक वीडियो, मैं इस वीडियो को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैंने अपने प्रोजेक्ट में आके क्लास 10 में आया, मैंने एक नया फोल्डर बना लिया। अगर वीडियो ऐसे ही रख दी पहले मैंने, इसका नाम है नंबर 3 अपडेटेड लाइट, ये सेम नाम मैंने कॉपी कर लिया। वीडियो लगानी है पेज में, कैसे लगती है वीडियो, यहाँ पे आज वीडियो SRC, ये मैं इसलिए, एक और तरीका है इसका, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ, चले इमेज से मिलता जुलता है। वीडियो इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं है, ये याद रखना है आपने। वीडियो का टैग लगाया, सेम SRC। भाई वीडियो कहां से आ रही है, वीडियो कौन सी है, तो यहां पर आप आके वीडियो का नाम लिख दो, वीडियो की एक्सटेंशन .mp4, इस वीडियो को कर दो क्लोज। आपकी इमेज की क्लोजिंग नहीं, जबकि वीडियो की क्लोजिंग है। चलें, वीडियो नहीं आई, आप आए पहले इसकी एक्सटेंशन को चेक करें कि एक्सटेंशन ठीक है। देखें क्या है एक्सटेंशन आपकी, आपने MP4 लगाई है, वीडियो आपकी WEBM है। पे आ जाए, ये एक्सटेंशन दें, इसको सेव करें और यहां पे आके आप रिफ्रेश करें, वीडियो की जगह बन गई, वीडियो नहीं आई। यहां पे डिफाइन करते हैं कंट्रोल्स। अब ये कंट्रोल्स भी एट्रीब्यूट हैं, बट ये इक्वल टू करके नहीं लगते, कंट्रोल्स आपके ऐसे ही लग जाते हैं। कंट्रोल्स बजाते खुद वैल्यूज हैं, लाइक जैसे विड्थ एक एट्रीब्यूट है, 300 उसकी वैल्यू है, सोर्स एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर आने वाली इसकी वैल्यू है, कंट्रोल्स खुद एक वैल्यू है, मतलब है कंट्रोल्स लगा दो, ये इस वीडियो को कंट्रोल्स लगा देंगे। देख रहे हैं, इस वीडियो को कंट्रोल्स, इस वीडियो की विड्थ हाइट डिफाइन कर लो, वीडियो बहुत बड़ी आ गई, तो अब यहां पे आके विड्थ बताओ 400 px, कितनी विड्थ बता दी 400 पिक्सल, रिफ्रेश कर दो, वीडियो आपकी छोटी आ गई। वीडियो इनलाइन एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट है, कौन बताएगा वीडियो एक इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है, अभी मुझे बताएंगी यहां पे। बता दें जी, बता दें आप लोग, नहरीन है यहां पे, नहरीन, नहरीन अखलाक,
नहरीन अखलाक, नहरीन नहीं है। सर इन लाइन है। ये तो साइमा बता रही है ना, नहरीन ने बता। चलें, अच्छा सर ये कंट्रोल का दोबारा बता दें। कंट्रोल्स ने जस्ट ये किया, बिना कंट्रोल्स के आपकी वीडियो नहीं चलती। कंट्रोल्स को खत्म करें। वीडियो फाइल नजर ही नहीं आ रही, किधर है वीडियो? कंट्रोल्स लगे, अपना माइक ऑफ कर लें। कंट्रोल्स लगे, सर कोई म्यूट वगैरह भी लगाते हैं ना इसको, म्यूट के एट्रीब्यूट भी लगाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मुझे भी नहीं आ रही। अच्छा आपको नहीं आई आवाज? अब आई है सर। वो म्यूट हो गया था मैं। अब आ गई है सर। अच्छा ये और देखिए, सर कंट्रोल्स ने क्या किया, कंट्रोल्स ऐड किए, बिना कंट्रोल्स के आपका ये था, यहाँ पे वीडियो ही नहीं आती थी। कंट्रोल ऐड किए तो आपके ये कंट्रोल्स आ गए। म्यूटेड, ये क्या कर दिया इसने, म्यूट कर दिया वीडियो को, पहले से ही म्यूट आ गई। देन आ जाए और ऑटो प्ले, ऑटो प्ले। अब ऑटो प्ले क्या है, आते ही वीडियो चल जाती है, मैंने तो नहीं चलाई। ऑटो प्ले एक दफा चली रुक गई, इसको मल्टीपल टाइम चलते रहना चाहिए, तो लूप डिफाइन कर दो भाई, चले खुद ब खुद चलती रहे। ये ले, मैं नहीं छेड़ूंगा इसको, खुद ब खुद चल रही है, ठीक है। सर लूप का पहले नहीं जिक्र आया, अब आया सर। ये आया था एक बार पहले भी, दिखाइएगा। सिर्फ लूप लगाया, और लूप का सर ये बजाते खुद है सारा वो एट्रीब्यूट है विद वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने आज ये लूप दोबारा से एक और वीडियो पे ट्राई किया था, पहले जो लगाया था उस पे तो लग गया था, लेकिन आज एक वीडियो पे लगाया उस पे ये लूप अप्लाई नहीं हो रहा। ये हो नहीं सकता। सर मैंने आज किया इसको दोबारा से ना ट्राई में 2-3 दफा, मुझे लगा शायद स्पेलिंग या कोई इस तरह करके गलत हो गया कोड, लेकिन ये आज चल ही नहीं रही थी वीडियो दोबारा से ना, वहां पे जाके एंड पे होके रुक जाती थी। आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा कोड का मुझे। ठीक है सर। अच्छा अब देखें जी, आप चाहते हैं वीडियो पे कोई पोस्टर लगाना, लाइक एक मिनट सर, लूप का पर्पस क्या था? लूप, ये देखें लूप नहीं लगाते तो वीडियो एक दफा चल के रुक जाती है। आपने कहा कि मल्टीपल टाइम चलती रहे, आपके वीएलसी में ये होता था, एक सॉन्ग अगर चलता था वो चलने के बाद एंड हो जाता है, लेकिन उसके एक आइकन पे क्लिक करें लूप वाले पे, तो वो फिर एक खत्म होकर फिर शुरू से शुरू हो जाता है, खत्म होकर फिर शुरू से शुरू हो जाता है। तो आपको यहां से पता चल रहा है, देख रहे हैं, वो खत्म होगी 2 सेकंड की, वो फिर शुरू हो जाती है, तो ये लूप है। सही, क्लियर हो गया सर। अब पोस्टर, हम चाहते हैं थंबनेल लगाना वीडियो पे, तो अब यहाँ पे आए पोस्टर को डिफाइन कर दें। ये इनका कोई चक्कर नहीं कि इनको आगे लिखना है या पीछे लिखना है, इनका कोई ऑर्डर नहीं लिखने का, ठीक है, इसको आगे कर दो पीछे कर दो, कोई इशू नहीं। पोस्टर, पोस्टर में आप इमेज डिफाइन करते हो जो आपने इसके ऊपर लगानी है, वीडियो के ऊपर। अगर तो ऑटो प्ले है तो आपका पोस्टर नजर ही नहीं आएगा आपको। मैं चाहता हूं यही सेम इमेज लगा दूं, ये जो है ये सेम मैंने पाथ कॉपी किया क्योंकि सेम जगह पे पड़ी है। पोस्टर में मैंने इमेज डिफाइन कर दी। पोस्टर में इमेज उसी तरह लगाते हैं जिस तरह सोर्स में लगाते हैं। अब इस वीडियो पे इमेज आएगी, आपको पता ही नहीं चल रहा, मतलब कुछ लम्हे के लिए आती है,
खत्म हो जाती है। आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, देख रहे हो कुछ टाइम के लिए आई, खत्म होगी। जरा इसका ऑटो प्ले मैं बंद करता हूँ। ऑटो प्ले के मैंने स्पेल गलत कर दिए, स्पेलिंग्स गलत कर दिए, तो अब ऑटो प्ले नहीं होगी ये, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब आपको वहां पे नजर आ रहा है पोस्टर, वीडियो के ऊपर पोस्टर लगा नजर आ गया। समझ आ गई आपको इसकी? जी सर। पोस्टर में सेम उसी तरह सोर्स लिखते हैं जिस तरह हम इमेज में लिखते हैं कि भाई इमेज पोस्टर वाली कहां पे पड़ी है, यहां पे पड़ी है। हम भाई ये नहीं लगाना चाहते, हम कोई भी और इमेज ले लेते हैं, उसको एज ए पोस्ट हम लगाना चाहते हैं। इस इमेज को उठाएं, इसको सेव करें हम। मैं इसको सेव ही अपनी क्लास में करता हूं। क्लास 10 में गया, वहां पे जाके इमेजेस के फोल्डर में जाके मैंने इसको सेव कर दिया। मैंने क्या दिया, थंबनेल कह दिया इसको, और मैंने इसको फिर सेव कर दिया। आ जाएं, अब इमेजेस में जाएं, इमेज का नाम है थंबनेल डॉट है जेपीजी डॉट जेपीजी। अगर नहीं लगेगी तो चेक कर लेंगे भाई जेपीजी है या कौन सी है। देख रहे हैं पोस्टर नहीं लगा, पोस्टर मेरे ख्याल में, हाँ पोस्टर नहीं लगा। जाएं इमेजेस में, उस इमेजेस की प्रॉपर्टीज में जाके टाइप चेक करें, वो भी यही है JFIF, वो भी यही थी, जेपीजी नहीं है। मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, ये देखिए, ये भी एज ए पोस्टर आ जाएगी आपकी। देख रहे हैं आपकी इमेज एज ए पोस्टर आ गई। आप प्ले करोगे पोस्टर गायब हो जाएगा। देख रहे हैं? सर जी जी, मैंने वीडियो पे इमेज लगाई थी ना, इमेज तो लग गई थी, लेकिन जो इमेज थी मींस आपकी जैसे पूरी वीडियो पे शो हो रही है ना, मेरी वो छोटी सी शो हो रही थी, तो क्या उसमें विड्थ देनी चाहिए थी? उसमें वो आपको CSS में बताऊंगा कि क्या होता है। अभी ये मेरा अर्जेंटली यही काम था। क्लाइंट ने मुझे कहा था कि जी मेरी वीडियो ऐसी आ रही, मैं आपको बताता हूँ वो कैसी आ रही थी उसकी वीडियो, कि यहाँ पर था, आपको दिखा दूं, शायद कहाँ पे आएगी, ये था। ये वीडियो सही नहीं आ रही थी, मतलब छोटी आ रही थी। मैंने एक काम किया, जस्ट एक प्रॉपर्टी का काम था। अब क्लाइंट की ये गले में फंसा हुआ था ये काम, ये वीडियो खराब आ रही है, ये वीडियो खराब आ रही है, ये वीडियो खराब आ रही है। ये देखिएगा कैसे खराब आती है। इस पे जस्ट एक मैंने छोटा सा, ये देखिए, देख रहे हैं इमेज नीचे आ गई ऊपर से। एक जस्ट जी सर। प्रॉपर्टी लगाई और उसको नहीं पता कि ये एक प्रॉपर्टी से मामला हल हो गया, वो फंस गया है। मतलब उसे काम चाहिए यार ये मेरा मसला सॉल्व करो। अब उसको कहो भाई जी $30 लगेंगे, 20 लगेंगे, आप अपनी स्किल के ले रहे हो। यहां पे आए, एक प्रॉपर्टी लगाई, इमेज ठीक होगी। अब इमेज ये एक प्रॉपर्टी लगाने से हर जगह पे ठीक हो जाएगी। अगर आपने कोड सही किया है, जहां जहां आपकी इमेज आ रही है हर जगह पे ठीक हो जाएगी। ये देखें इमेज ऊपर से देख रहे हैं खराब आ रही है, तो ये कह रहा है इमेज सही नहीं आ रही। ये CSS में एक प्रॉपर्टी लगाई, आपकी इमेज ठीक होगी। सही। अच्छा जी, ये CSS में देख लेंगे कि इमेज को कैसे पूरा फुल करना है। वो हमने वीडियो भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि YouTube पे वीडियो अपलोड करके हम कैसे यहाँ पे एम्बेड करते हैं। ठीक है, एक YouTube की वीडियो, हम यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम YouTube को सर्च करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक वीडियो हम ले लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अच्छा जी, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करना है आपने, कॉपी एम्बेड कोड करना है आपने। राइट क्लिक करके कॉपी एम्बेड कोड किया, जस्ट इतना करना है आपने, वो वीडियो आपके पेज में आ जाएगी। इस वीडियो के टैग के नीचे मैंने लगा दिया वो कोड, जस्ट उसको छेड़े ना। भी उसका छेड़ना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आ जाए अभी अपने इसमें, देख रहे हैं इधर ही चलेगी। अच्छा जी, वॉच ऑन यूट्यूब ये अनअवेलेबल, उन्होंने अलाउ नहीं किया इसको। अच्छा जी, एक मिनट, आपकी अपनी अगर होगी वो तो आएगी। इसको शेयर पे क्लिक करें, शायद ये वाला इशू।
यहाँ पे आ जाए, ये कॉपी करें, ये लगाते हैं। अगर इसको अलाउ नहीं, ये अपलोडर पे होता है, जो आपका चैनल अपलोड करता है ना, उस पे होता है, अगर वो आपको अलाउ करे कि मेरा एम्बेड चलाना है या नहीं चलाना। नहीं, उन्होंने अलाउ नहीं किया इसको, तो कोई और ले लेते हैं। सर एम्बेड मतलब हमने YouTube की वीडियो को अपने उसमें एम्बेड कर लिया ना, अपनी वेबसाइट में ले आए हम। लगाया सर, उसको कह रहे ना। ओके बिल्कुल। तो क्लाइंट की जो बड़ी इमेज होगी वो उसको अपने चैनल पे अपलोड करेगा, वीडियो होगी उसको अपने चैनल पे अपलोड करेगा। जब उसको वो अपने चैनल पे अपलोड करेगा, फिर आपको कहेगा कि मेरे चैनल से ले आओ ये वीडियो, इसमें नहीं रखनी है आपने। डायरेक्ट रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगी। ये भी अनअवेलेबल है, ये सेम ना हो। ओहो, एक मिनट, इसे बंद करते हैं। यहाँ पे यूट्यूब बंद करते हैं, इसको हम YouTube को ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्या करना है आपने, शेयर पे क्लिक करना, एम्बेड पे क्लिक करना, ये कोड कॉपी कर लेना, यहाँ पे आके आपने वो पेस्ट कर देना। ठीक है, इस तरह आप मल्टीपल 30-40 अपने पेज में लगा सकते हैं, 10-15 जैसे जितनी आप लगानी चाहिए। अब यहाँ पे शुरू में आ जाए, आपने जो चीज़ इसको विड्थ हाइट आप कंट्रोल, एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जी। सर मुझे ये पूछना था, जब हमारे पास कोई इमेज या कोई वीडियो भरी हुई है ऑलरेडी और वो हमने लगानी है, और अगर हम उसका बहुत बड़ा नाम होता है, मतलब नेम भरा होता है, हम उसका रीनेम करके जब लगाते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं होती, मतलब हमें ऐसा वीडियो नहीं, शो नहीं होती। जब उसका सर रीनेम करके नाम छोटा कर दिया ना, जब रीनेम करके नाम छोटा कर मतलब दिया, तो वीडियो के सोर्स में जाकर भी नाम छोटा करो ना। मतलब अगर उधर छोटा किया है तो इधर सोर्स में आके भी छोटा करो। समझ आई? नो सर। मैं आपको बताता हूँ, अभी देखें जी, आप समझ लें कि ये नमाज प्रेयर वाला बड़ा नाम है एक, इधर आ गया, ये इमेज थी मेरी, इसको मैंने जस्ट नमाज कर दिया, ऊपर आ गया, पेज रिफ्रेश किया, वो नमाज वाली इमेज नहीं आएगी। क्यों? जब आपने उधर उसका नाम रीनेम करके छोटा किया है, तो जिधर कोड में लगाया वो कोड भी ओपन करें, जिधर आपने लगाई इधर भी आके नाम उसका छोटा करें, या सही जो उधर लिखा है वही लिखें, अब आपकी इमेज आ जाएगी। बाकी अगर इसके अलावा ऐसा करने से भी आपकी नहीं आ रही तो कोई ना कोई गलती है उसमें, वो कोड मुझे स्क्रीन तस्वीर सर सेंड करें वीडियो नहीं उसका। शो हो रही थी ऐसे करने जी, से, रीनेम करने से वीडियो चल नहीं रही थी, शो होगी थी, चल नहीं रही थी। वो आपके फिर कंट्रोल्स में कोई ऐसा इशू होगा, कंट्रोल्स नहीं दिए होंगे, कोई इशू होगा, मुझे कोड सेंड करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, मतलब तस्वीर बना के कोड की सेंड करिएगा। सर फिर मैंने चेंज, मतलब रीनेम नहीं किया, फिर मैंने रीनेम के बगैर कर दिया था काम। चलें, रीनेम कीजिएगा, तजर्बात करें, आग गर्म होती है, सबको पता है, आग में हाथ डालें, ठीक है वाकई गर्म। अच्छा जी, कीजिएगा इसको। अब देखें मैंने इसको छोटा कर दिया, तो आई फ्रेम का बताओ, ये आई फ्रेम का हमने जो टैग लगाया है, आई फ्रेम में हमने वो पूरा यूट्यूब का वो लेके आए हैं, ये भी इनलाइन टैग है। आई फ्रेम का एक और बड़ा फायदा है, अब किसी की वेबसाइट को अपने पेज में लेके आ सकते हैं, किसी की वेबसाइट को। आप यहाँ पे आ जाएं, लास्ट में मैं इसको चला जाता हूँ, ले जाता हूँ आई फ्रेम। आई फ्रेम यूज होता है इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी वेब पेज को अपने पेज में शो करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं सरगोदा बोर्ड का जो रिजल्ट का पेज है वो मेरे पेज में आ जाए, या विकीपीडिया का कोई है या कोई और चीज है वो मेरे पेज में शो हो जाए। आप यहां पे आए, जस्ट आई फ्रेम में लगाएं सोर्स। भैया आई फ्रेम में क्या लेके आना है, क्या लेके आऊं, मैं जाता हूं सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट पे गया,
मैंने कहा अभी बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, तो क्यों ना ये वाला पेज मैं अपनी वेबसाइट में एम्बेड करके लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आऊं। फ्रेम लगाया, सोर्स में मैंने उस पेज का नाम दे दिया सरगोदा बोर्ड वाली का, और मैंने इधर आके रिफ्रेश कर दिया। देखिएगा वो एक एक्सटर्नल वेब पेज आपकी वेबसाइट के अंदर आ गया। अब इसको मैं विड्थ हाइट दे सकता हूं। मैंने इसको विड्थ दे दी 100% पूरी। आप कह सकते हैं भाई मेरी वेबसाइट पे आकर रिजल्ट चेक कर लेना। वेबसाइट उनकी, रिजल्ट भी उनका, नजर आपकी वेबसाइट में आएगा। हाइट भी आप इसकी दे दें। हाइट परसेंट में नहीं दी जाती जब आपका एलिमेंट बाहर पड़ा होता है, बिल्कुल चाइल्ड्स में हो तो फिर आप दे सकते हैं। हाइट 100% नहीं कर सकते, हाइट को हम करते हैं 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल हमने हाइट को कर दिया। अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए आपके पेज में वो पेज शो हो रहा है। यहां पे आते हैं, मैट्रिक चेक करते हैं, 2020 करते हैं, एनुअल करते हैं, सर्च बाय नेम करते हैं, क्योंकि रोल नंबर तो अब मुझे नहीं याद, चले लिखे हुए रोल नंबर यही, शो रिजल्ट करें। देखें जी आपके पेज में उस बच्चे का रिजल्ट आ गया। कोई और लिख ले। सर ये हाइट वाला फिर से बताइएगा कि हाइट उसमें पिक्सल में क्यों नहीं लिखते, ये परसेंटेज में क्यों नहीं लिखते? इसलिए कि मैं आपको हाइट, ये जब आएगी तो आपको बताऊंगा, अभी आप हाइट पिक्सल में दे दें। वो इसलिए कि डिफाइंड एरिया नहीं होता। परसेंट का मतलब, परसेंट कब दी जाती है? 100%, 100 में से, पूरे में से, कंटेंट एरिया में से दी जाती है। तो विड्थ तो आपकी डिफाइंड है, जितने आपके लैपटॉप की विड्थ है आपकी उतनी विड्थ डिफाइंड है। 100% आपकी पूरी स्क्रीन लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन 100% ऊपर से नीचे की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर से नीचे आप कितना ही जा सकते हो। ठीक है, ऊपर से नीचे आप जा सकते हो, तो 100% आप नीचे की तरफ नहीं कर सकते। आप इसको 1000 पिक्सल में दे दें, पिक्सल में दे दें, कम कर दें इसको। इस तरह रिजल्ट वो आपके इधर शो करवा देगा पेज में। ठीक है, कोई और पेज लेके आना चाहिए। अच्छा यूट्यूब को चेक करें, यूट्यूब आता है हमारे पेज में, जरा चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि यूट्यूब ने अलाउ ही नहीं किया होगा कि इसको आप अपने पेज में लेके आ सकें, लेकिन चेक करते हैं हम। यहाँ पे आता हूँ, ये जो बोर्ड के रिजल्ट की इतनी मैंने SRC लगाया, इसकी जगह मैं यूट्यूब लगा देता हूँ। तो आके रिफ्रेश करते हैं। अगर ये अलाउ किया हुआ तो फिर यूट्यूब हमारे पेज में आ जाएगी। देख रहे हैं, उन्होंने अलाउ नहीं किया, इसको रोका हुआ है तो वो नहीं आती। उनकी वीडियो को लेके आ सकते हो, पूरी की पूरी यूट्यूब को अपने पेज में नहीं शो करवाते। जो मैंने भेजी अपनी रिक्वेस्ट, उसको रिफ्यूज किया, उसने कनेक्ट नहीं करवाया। ठीक है, तो कुछ वेबसाइट्स करती हैं। अब विकिपीडिया शायद आ जाता है, इस पे क्लिक करूं, देखें विकिपीडिया का मैंने लिंक कॉपी किया, इस सोर्स की जगह मैंने आई फ्रेम में विकिपीडिया का दे दिया। आए इधर आ जाए, अपने पेज में रिफ्रेश करें, विकिपीडिया आ रहा है, सर्च कर लें, पाकिस्तान सर्च किया, वो देख रहे हैं, और मेरी वेबसाइट में ही ओपन कर दिया उसने सब कुछ। देख रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे सारा नजर आ रहा है। जी सर, जी समझ आ गई। समझ आ गई इसमें? सर ये लिंक कैसे कॉपी करते हैं? लिंक URL में, ये ऊपर नहीं URL आ रहा होता, यही तो लिंक होता है आपकी वेबसाइट का। देखें पूरी की पूरी ग्रिंड एंड गेन इसमें आ गई। वो जो मैंने वेबसाइट बनाई है वो पूरी की पूरी इसमें आ गई है। ठीक हो गया जी? सर इसको विथ हाइट नहीं दी ना आपने, ये दी है उसी वाले में, आपने सरगोदा बोर्ड वाले की जगह लगाई है। दी है। आई फ्रेम की विड्थ मैंने 100% की है, हाइट इसकी मैंने 1000 पिक्सल की है। आई फ्रेम लगाया, जो आई फ्रेम यूज टू ऐड अदर एक्सटर्नल या इंटरनल पेज टू योर वेब पेज। किसी भी एक्सटर्नल वेब पेज को आपने अपने पेज में शो करवाना है तो आप आई फ्रेम को यूज करते हो। ठीक है, ये देखिए आप, वो जो वेबसाइट मैंने बनाई वो सारी की सारी इसमें आ गई। इस तरह आप कर सकते हो। हाँ भाई, जो बच्चे हैं यहाँ पे बहुत है आज के लिए, आपके लिए जो नए बच्चे थे,
जी सर। आमिर हयात। आमिर समझ आई आपको? यस सर, बहुत है सर, समझ आ समझ आ गई ना आपको टेक्स्ट कैसे लगाना है और वो सारा काम कैसे करना है? गई। यस सर। माम आपको भी समझ आ गई? यस सर, ऑलरेडी थी, अब मजीद अच्छी हो गई है। ठीक हो गया। और कौन है कि नहीं? मुझे नए इतने नजर तो आ कोई नहीं रहे, सारे मुझे पुराने ही दिख रहे हैं। जोरा, तस्मिया, सुलेमान, सिद्रा, शमीम, शबाना, समीर। समीर नहीं है। समीर समझ आई आज? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो। राबिया, नुमान, नहरीन, नाजिया, नशीन, मुनव्वर, कासम, जद, शाहिद पहले ही हैं, शफकत मान, मुजम्मल ये पहले के हैं, इरफान खान, आकिब, अबू बकर, मोहसिन फयाज, मजर इकबाल, मरियम, जुल्फकार 2, मरियम इलियास पहले ही थी, फहद, फरहद 3, फरहद आप हैं यहाँ पे? फायज अजीज 4, आसम हयात 5। फरहद आप हैं यहाँ पे? जी सर मैं हूँ। समझ आई आपको कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं? जी सर कुछ कुछ आ गई है, मैं अब खुद ट्राई करूंगी ना तो सही से समझ आ जाएगी। बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जी सर, फायजा थैंक अजीज, यू। फायजा अजीज। जी सर। समझ आई आपको? जी सर आ गई है। ठीक है। आसिम हयात। आसिम, आर यू हियर? आसिम हयात। आसिम हयात। आसिम हयात नहीं। अच्छा, बच्चे तो 4-5 ही हैं, क्यों ना मैं इनको कल भी इनकी एक्स्ट्रा एक क्लास ले लूं, इनको साथ मिला लें हम। इतने ज्यादा नहीं, अभी टेबल रह गया बस, टेबल और फॉर्म, टेबल और जी फॉर्म सर रह गया। एक्स्ट्रा क्लास लें हमें। सर एंकर, एंकर एंकर तो छोटा सा काम है, वो भी करवा देंगे। नहीं, वो जो एच रेफरेंस वाला काम है ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिएगा अगर हो सके तो। रिपीट? मैं समझाया, पता नहीं इनको करवाने का कह रही। मैं इनकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?